नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 5 हिंद देश के निवासी। मित्रों, हमने अभ्यास के प्रश्न को देखा। आज हम अभ्यास के चौथे प्रश्न को और स्वाध्याय के प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास का चौथा प्रश्न है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखे। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ को हमें फिर से लिखना है। तो इसमें कहा गया है लिंग परिवर्तन कीजिए। औरत और लड़की, आदमी और लड़का, इसको हमें लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो हम एक वाक्य का हम समझेंगे। एक मोटी औरत जा रही थी। उसका होगा, एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी। लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूरकर बोली। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? उसका होगा, ये लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? आगे देखेंगे। लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। आगे प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उसका उत्तर है, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे अलग अलग धर्म को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। दूसरा है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उसका उत्तर है, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उसका उत्तर है, हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी। चौथा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या सीख मिलता है, क्या संदेश मिलता है? तो उसका उत्तर है, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उनके उद्गम स्थान अलग अलग है। उद्गम स्थान यानी कि उसका प्रवाह का स्थान। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। आगे देखेंगे। मित्रों, दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले में हमें कोष्टक में दिया गया है पंथ, राह, रास्ता और पैर। पंथ, राह और रास्ता ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। तो क्या बचा? पैर। तो पैर शब्द के ऊपर हम गोलाकार करेंगे और यह तीन समानार्थी शब्द है, पंथ, राह और रास्ता, उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो
उसका उत्तर है पंथ का वाक्य में प्रयोग। यह पंथ सरल नहीं है। दूसरा है राह, मुझे नई राह मिल गई। तीसरा है रास्ता, यह रास्ता सीधा है। अब दूसरे में कुसुम, पुष्प, फूल और कांटा। अब समानार्थी कौन कौन से हैं? पुष्प, फूल और कुसुम, ये एक दूसरे के समानार्थी है। तो बचा क्या? कांटा। ये उसका समानार्थी शब्द नहीं है, लेकिन विलोम शब्द है। तो हम उसके ऊपर गोलाकार करेंगे और ये तीनों शब्द है उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। दूसरा पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। तीसरा फूल, यह कितना प्यारा फूल है। चौथे कोष्ठक में अनूठा, निराला, अनोखा और आम। तो इसमें समानार्थी के कौन कौन से हैं? अनूठा, निराला और अनोखा, वह एक दूसरे के समानार्थी है। तो बचा क्या? आम। तो आम के ऊपर हम गोलाकार करेंगे। अब इन तीनों के वाक्य को समझेंगे, वाक्य देखेंगे। तो अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। दूसरा है अनोखा, उनसे अनोखा रास्ता पड़ा। अब तीसरा निराला, आपका हर ढंग निराला है। चौथा कोष्ठक है जन, मनुष्य, मानव और स्त्री। तो समानार्थी कौन कौन से हैं? जन, मनुष्य, मानव और बचा क्या? स्त्री। स्त्री उसका विलोम शब्द है, तो स्त्री के ऊपर हम गोलाकार करेंगे। अब हम इन तीनों शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। दूसरा है मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य हैं। तीसरा है मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। आगे देखेंगे। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर गोलाकार में लिखेंगे। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो लिखेंगे हम मुझे। हम मैच जीत गए, तो इस वाक्य में हम। तीसरा है तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तुम। चौथा है तुम्हारी बल्लेबाजी का जवाब नहीं, तो उसमें क्या आएगा? तुम्हारी। पांचवा है वह कैप्टन है, उसमें सर्वनाम है वह। छठा है उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसमें आएगा उसने। तो हमने देखे वाक्य में सर्वनाम को हमने देखे, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो
विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर गोलाकार में लिखेंगे। जब अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं ये क्या है? सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप ये सर्वनाम है। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मैं और हम, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष तुम, तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें आदि। अन्य पुरुष वे, वह, उसे, उन्हें आदि। उसे अन्य पुरुष कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे निज तत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज यानी स्वयं के लिए। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह आप ही चला गया, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वे खुद चले गए। ये निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मित्रों, आज वीडियो में इतना ही। नमस्ते।